नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि आतंकवाद से लड़ाई में भारत का साथ दे चीन। पीएम मोदी ने जिनपिंग के सामने उठाया टेररिज्म का मुद्दा। खबर में आगे जिक्र होगा कि पीएम मोदी उपराष्ट्रपति चुनाव से एक दिन पहले एनडीए सांसदों को देंगे डिनर पार्टी। क्या है वजह आपको बताएंगे। आगे जिक्र होगा कि मन की बात में पीएम मोदी बोले, अब एक ही मंत्र, वोकल फॉर लोकल, एक ही रास्ता, आत्मनिर्भर भारत। खबर में आगे जिक्र होगा कि दिल्ली, यूपी, उत्तराखंड में फिर दिखेगा बारिश का रौद्र रूप। बिहार और एमपी वाले भी रहें सावधान। और इसी के साथ आगे आपको बताएंगे कि ना अमेरिका ना चीन, भारतीय ड्रोन को कोई नहीं कर सकेगा डिटेक्ट, राजनाथ सिंह का बयान। हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे दोस्तों, लेकिन उससे पहले आपसे निवेदन की वीडियो कीजिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ। आतंकवाद से लड़ाई में भारत का साथ दे चीन। पीएम मोदी ने जिनपिंग के सामने उठाया टेररिज्म का मुद्दा। जी हाँ दोस्तों, चीन के तियानजिन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच रविवार को एससीओ शिखर सम्मेलन से इतर द्विपक्षीय वार्ता हुई और इस दौरान दोनों देशों ने आपसी सहयोग को बढ़ाने और संबंधों को मजबूत करने पर अपनी प्रतिबद्धता जाहिर की। पीएम मोदी ने चीनी राष्ट्रपति जिनपिंग के साथ बैठक में आतंकवाद का मुद्दा जोरदार तरीके से उठाया और साथ ही आतंकवाद को वैश्विक खतरा बताते हुए चीन से आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत का साथ देने की अपील की है। विदेश मंत्रालय ने बयान में कहा कि पीएम मोदी और जिनपिंग ने द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों के साथ आतंकवाद जैसी चुनौतियों पर साझा आधार को बढ़ाने की जरूरत पर जोर दिया। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ तरफ। पीएम मोदी उपराष्ट्रपति चुनाव से एक दिन पहले एनडीए सांसदों को देंगे डिनर पार्टी। जी दोस्तों, आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 8 सितंबर को उपराष्ट्रपति चुनाव की पूर्व संध्या पर एनडीए सहयोगियों के लिए डिनर पार्टी का आयोजन करेंगे। सूत्रों की ओर से ये जानकारी मिली है और इस डिनर का मुख्य उद्देश्य गठबंधन को मजबूत करना और महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करना है। उपराष्ट्रपति चुनाव 9 सितंबर को होने वाला है और ये रात्रि भोज पीएम मोदी को एनडीए सहयोगियों के साथ जुड़ने, एकता को बढ़ावा देने और गठबंधन के भीतर सहयोग बढ़ाने का अवसर देगा। बैठक में रणनीतिक चर्चा और गठबंधन सहयोगियों के बीच आम सहमति बनाने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा और ये मीटिंग काफ़ी अहम होगी। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। मन की बात में पीएम मोदी बोले, अब एक ही मंत्र, वोकल फॉर लोकल, एक ही रास्ता, आत्मनिर्भर भारत। जी हाँ दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को अपने मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात के 125वें एपिसोड में देशवासियों को संबोधित किया और इस दौरान उन्होंने गणेश उत्सव और आने वाले सभी त्योहारों की शुभकामनाएं दी। उन्होंने खासतौर पर स्वदेशी वस्तुओं के उपयोग और स्वच्छता अभियान पर जोर दिया। पीएम मोदी ने कहा कि त्योहारों में हमें उपहार, पहनावा, सजावट और रोशनी सब कुछ भारत में बने सामान से ही लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि गर्व से कहो ये स्वदेशी है। उपहार वही हो जो भारत में बना हो, पहनावा वही हो जो भारत में बुना हो, सजावट वही हो जो भारतीय सामान से हो और रोशनी वही हो जो भारत में बनी झालरों से हो। इसी के साथ उन्होंने वोकल फॉर लोकल और आत्मनिर्भर भारत का मंत्र दोहराते हुए कहा कि यही विकसित भारत की ओर जाने का रास्ता है। पीएम मोदी ने स्पष्ट किया कि स्वदेशी अपनाने से न सिर्फ देश की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी बल्कि हमारी सांस्कृतिक पहचान भी और सशक्त बनेगी। साथ ही उन्होंने स्वच्छता अभियान पर भी जोर दिया। पीएम मोदी ने कहा कि स्वच्छ भारत मिशन को जन आंदोलन बनाना जरूरी है। हर नागरिक को अपने आसपास सफाई रखना चाहिए ताकि भारत आत्मनिर्भर और विकसित बनने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ सके। पीएम मोदी ने युवाओं से भी अपील की है कि वो इस दिशा में सक्रिय भूमिका निभाएं और स्वदेशी व स्वच्छता दोनों को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। दिल्ली, यूपी, उत्तराखंड में फिर दिखेगा बारिश का रौद्र रूप। बिहार और एमपी वाले भी रहें सावधान। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि देश में बारिश का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। मैदानी से लेकर पहाड़ी इलाके में बार बार मौसम बिगड़ने से लोगों की मुसीबत कम होने का नाम नहीं ले रही है। बिहार और यूपी के निचले इलाकों में बाढ़ ने लोगों के जनजीवन को अस्त व्यस्त करके रख दिया है। लोगों को अपना घर द्वार छोड़कर दूसरे जगहों पर जाना पड़ रहा है। दोस्तों, मौसम विभाग ने 1 सितंबर के लिए पूर्वी दिल्ली, दक्षिण पूर्वी दिल्ली, मध्य दिल्ली और शाहदरा जैसे इलाकों के लिए बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। मध्यम से तेज बारिश की संभावना जताई गई है और इस बारिश से ट्रैफिक व्यवस्था पर बुरा असर पड़ सकता है। 31 अगस्त को भी आसमान में बादल छाए हुए हैं। उत्तर प्रदेश में 1 सितंबर को फिर से मूसलाधार बारिश का अलर्ट जारी किया गया है और इसी के साथ उत्तराखंड में 1 सितंबर को मूसलाधार बारिश की चेतावनी जारी की गई है। बिहार में भी 1 सितंबर से फिर बारिश की चेतावनी जारी कर दी गई है। मध्य प्रदेश में सोमवार को मूसलाधार बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। झारखंड में 1 सितंबर को मूसलाधार बारिश से मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। मौसम विभाग जयपुर ने 1 सितंबर के लिए जालौर, बाड़मेर, सिरोही समेत कई सारे इलाकों में बारिश की चेतावनी जारी की है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। ना अमेरिका ना चीन, भारतीय ड्रोन को कोई नहीं कर सकेगा डिटेक्ट, राजनाथ सिंह का बयान। जी हाँ दोस्तों, भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शनिवार को गौतम बुद्ध में रेफी एम फाइबर प्राइवेट लिमिटेड द्वारा निर्मित देश की सबसे बड़ी एरो इंजन
टेस्ट बेड का लोकार्पण कर इसे राष्ट्र को समर्पित किया। इस मौके पर उन्होंने संस्था के संस्थापकों विशाल मिश्र और विवेक मिश्रा की उपलब्धि को भारत की नई तकनीकी क्रांति का प्रतीक बताया और उन्होंने कहा कि 6 से 6.5 वर्षों से रक्षा मंत्रालय की जिम्मेदारी संभालने के बावजूद उन्होंने इतनी कम उम्र के युवाओं को इतना बड़ा इनोवेटिव एस्टेब्लिशमेंट खड़ा करते नहीं देखा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। मायावती अपने भतीजे को सौंपी बिहार की कमान, बीएसपी अकेले लड़ेगी विधानसभा चुनाव। जी हाँ दोस्तों, बसपा प्रमुख मायावती ने बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर बड़ा ऐलान किया है और उन्होंने अकेले चुनाव लड़ने की घोषणा के साथ ही भतीजा आकाश आनंद को बिहार की कमान सौंपी और सभी सीटों पर मजबूत तैयारी के निर्देश दिए। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर बहुजन समाज पार्टी ने अपनी रणनीति को अंतिम रूप देना शुरू कर दिया है। पार्टी सुप्रीमो मायावती ने स्पष्ट कर दिया है कि बसपा इस बार किसी गठबंधन में नहीं बल्कि अकेले चुनावी मैदान में उतरेगी। रविवार को उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जानकारी दी है कि आगामी चुनाव को लेकर 2 दिनों तक चली समीक्षा बैठकों में उम्मीदवार चयन से लेकर जनसभाओं की रूपरेखा पर मंथन किया गया है। इस समीक्षा बैठक के बाद मायावती ने पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और अपने भतीजे आकाश आनंद को बिहार की कमान सौंपी है और उनके साथ राज्यसभा सांसद रामजी गौतम और बसपा की बिहार इकाई को भी अहम जिम्मेदारी दी गई है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। बेटे संग सीएम नीतीश से मिले अनंत सिंह, अशोक चौधरी के घर पर हुई अहम मुलाकात। जहां दोस्तों, बाहुबली अनंत सिंह ने रविवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात कर मोकामा की सियासत में हलचल तेज कर दी। जेल से बाहर आने के बाद सीएम से वो उनकी दूसरी भेंट है जो जेडीयू से उनकी संभावित उम्मीदवारी को और पुख्ता करती दिख रही है। बिहार की राजनीति एक बार फिर बाहुबली अनंत सिंह के इर्द गिर्द घूमते नजर आ रही है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। चीन का मेनलैंड कोस्ट और पूरा ताइवान जद में जापान ने उतारी 1000 किलोमीटर मार करने वाली मिसाइलें, ड्रैगन से बढ़ेगा टकराव। जी हाँ दोस्तों, जापान कुछ नई मिसाइलों की तैनाती पर काम कर रहा है। इन मिसाइलों की जद में चीन के कई हिस्सों के अलावा ताइवान आ जाएगा। जापान की ओर से इस तरह के संकेत मिलने के बाद चीन से इसको लेकर अलग अलग तरह की प्रतिक्रिया देखी जा रही है। चीनी एक्सपर्ट्स ने जापानी मीडिया में इस संबंध में आई रिपोर्ट का हवाला देते हुए फिक्र जाहिर किया है। हालांकि कुछ एक्सपर्ट्स ने जापान के इस फैसले को खुद पर ही बोझ बढ़ाने वाला कदम कहा है। जापान इस साल ऐसी मिसाइलें तैनात करने की योजना बना रहा है जो चीनी मेनलैंड कोस्ट के कुछ हिस्सों और ताइवान द्वीप को कवर करेंगी। चीनी विशेषज्ञ ने इस पर कहा है कि ये तैनाती जापान की सैन्य विस्तार की महत्वाकांक्षाओं को दुनिया के सामने उजागर करती है। हालांकि ये उसकी अपनी सुरक्षा के लिए बोझ बनेगी। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। वोट अधिकार यात्रा पर भड़के सीएम नीतीश कुमार, पीएम मोदी के खिलाफ टिप्पणी को लेकर दिया करारा जवाब। जी हाँ दोस्तों, बिहार में वोटर अधिकार यात्रा की चर्चा कम और पीएम मोदी को लेकर की गई टिप्पणी की ज़्यादा होने लगी है। शुक्रवार को पूरे बिहार में इस मामले को लेकर नेताओं सहित बीजेपी के लोगों में उबाल रहा। प्रदर्शन और प्राथमिकी का सिलसिला चल पड़ा है। यहाँ तक कि कांग्रेस के नेता सचिन पायलट ने इस कृत्य की आलोचना की है। उधर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शुक्रवार को राज्य में राहुल गांधी की मतदाता अधिकार यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कथित रूप से की गई टिप्पणी की निंदा की। सीएम ने शुक्रवार को एक्स पर एक पोस्ट में लिखा कि दरभंगा में मतदाता अधिकार यात्रा के दौरान कांग्रेस और राजद के मंचों से पीएम नरेंद्र मोदी जी और उनकी दिवंगत मां के खिलाफ अभद्र भाषा का इस्तेमाल बेहद अशोभनीय है और मैं इसकी निंदा करता हूं। भाजपा ने गुरुवार को कहा कि कांग्रेस नहीं तो भारतीय जनता पार्टी को आगामी विधानसभा चुनावों में जनता द्वारा दंडित किया जाएगा और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इस घटना को देश के लोकतंत्र पर धब्बा करार दिया। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। युद्ध कौशल 3.0 से चीन को सीधा संदेश। अरुणाचल प्रदेश की दुर्गम चोटियों पर भारतीय सेना का युद्ध अभ्यास, ड्रोन एआई से लैस अगली पीढ़ी की तैयारी। जहां दोस्तों, जहां एक तरफ चीन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चीन के बंदरगाह शहर तियानजिन में शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन से इतर चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात की और दोनों देशों के मतभेदों को खत्म करने की ओर कदम उठा रहे हैं, वहीं दूसरी ओर भारतीय पक्ष की भी दुनिया को दिखा रहा है कि वो अपनी भूमि के साथ 1 इंच का भी समझौता नहीं करेगा। चीन हमेशा से ही अरुणाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों पर अपनी दावेदारी ठोकता आया है। वहीं पर भारत युद्ध कौशल 3.0 का अभ्यास कर रहा है। भारतीय सेना ने ऊंचाई वाले क्षेत्रों और कठिन जलवायु परिस्थितियों में युद्ध की तैयारियों के आकलन के लिए अरुणाचल प्रदेश के कामेंग क्षेत्र में अभ्यास किया। आपको क्या कुछ लगता है कमेंट में बताइए। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ, जहां पर आपको बता दें कि ओपिनियन पोल में बिहार चुनाव में बीजेपी के दम पर एनडीए की भारी बढ़त, महागठबंधन को लगा बड़ा झटका। जी दोस्तों, भाजपा, जनता दल यूनाइटेड और अन्य दलों का गठबंधन राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एक बार फिर बिहार की सत्ता में लौट सकता है। एक ओपिनियन पोल सर्वे के मुताबिक इस बार एनडीए को पिछले चुनाव की तुलना में और भी बड़ी जीत मिलने की संभावना है। और यहाँ पर आपको बता दें कि टाइम्स नाउ जेवीसी ओपिनियन पोल के मुताबिक
मुताबिक आने वाले बिहार विधानसभा चुनाव में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन को स्पष्ट बढ़त मिल सकता है। सर्वे में अनुमान लगाया गया है कि 243 सदस्यीय विधानसभा में एनडीए को 136 सीटें हासिल हो सकती हैं। वहीं राष्ट्रीय जनता दल के नेतृत्व वाले महागठबंधन, जिसमें कांग्रेस और वामपंथी दल शामिल हैं, को सिर्फ 75 सीटों तक सीमित रहने का अनुमान है। बिहार विधानसभा में बहुमत पाने के लिए 122 सीटों की जरूरत होती है। एनडीए के भीतर भाजपा को आगामी चुनावों में जबरदस्त बढ़त मिलने का अनुमान है और उनकी सीटें पिछले चुनावों के 74 से बढ़कर 81 हो जाने का अनुमान है। सर्वे के अनुसार पार्टी को 64 सीटें जीतने का अनुमान है, जबकि 17 अन्य सीटों पर उसे बढ़त हासिल है। हालांकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू को एक और झटका लग सकता है, क्योंकि ओपिनियन सर्वे में 29 सीट पर जीत और 2 पर बढ़त की भविष्यवाणी की गई है, जिससे इसकी अनुमानित संख्या अधिकतम 31 सीट तक पहुंच सकती है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। न डॉलर बचेगा न अमेरिकी अर्थव्यवस्था, मोदी के दोस्त का भारत को लेकर बड़ा ऐलान। जी दोस्तों, भारत के लिए एक बहुत ही अच्छी खबर सामने आ रही है, वो भी ऐसे वक्त में जब प्रधानमंत्री मोदी जापान की धरती से चीन की सरजमी पर लैंड कर चुके हैं। खबर यह है कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन जल्द ही भारत के दौरे पर आने वाले हैं और दिसंबर में उनका यह आधिकारिक दौरा होगा। इस दौरे को लेकर जो जानकारी सामने आ रही है वो ट्रंप के टैरिफ वॉर को कुचल देगी। दरअसल ट्रंप की कोशिश पर खेल करते हुए पुतिन अब भारत में खुद कदम रखेंगे और हो सकता है कि भारत से ट्रंप को बड़ा जवाब देंगे। ट्रंप ने अलास्का में पुतिन को बुलाकर भारत पर दबाव बनाने की लाख कोशिश की, लेकिन ना तो पुतिन ने वहां पर कुछ ऐसे शब्द बोले और ना ही कुछ ऐसा काम किया जिससे भारत पर कोई दबाव या नकारात्मक प्रभाव पड़े। ट्रंप उल्टा अपने घर अलास्का में पुतिन को बुलाकर खुद ही फंस गए। जो कोशिश ट्रंप कर रहे थे उस कोशिश को पुतिन और ज़ेलेंस्की दोनों ने ही फेल कर दिया। रूस और यूक्रेन युद्ध और बढ़ता ही जा रहा है। समाचार एजेंसी AFP ने क्रेमलिन अधिकारियों के हवाले से बताया कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन दिसंबर में भारत की आधिकारिक यात्रा करेंगे। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। अमेरिका से तनाव के बीच एक्शन में मोदी सरकार, ये कदम उठा कर दिया आगे का संकेत। जी हाँ दोस्तों, भारत के लिए स्थितियां अचानक तेजी से बदल गई हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ नीति इसका कारण है। भारतीय सामानों पर अमेरिका में टैरिफ बढ़कर 50% हो गया है। इसने दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ा दिया है और इसे लेकर मोदी सरकार हरकत में आ गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस पर नई पीढ़ी के सुधारों का आह्वान किया था और अब सरकार ने इस पर तेजी से काम करना शुरू कर दिया है। सरकार ने 2 GOM और उच्च स्तरीय कमेटियां बनाई है और इनका मकसद कामकाज को आसान बनाना और योजनाओं को तेजी से लागू करना है। नीति आयोग के सदस्य और पूर्व कैबिनेट सचिव राजीव गाबा इन पैनलों का नेतृत्व करेंगे और ये कमेटियां नागरिकों और व्यवसायों के लिए जीवन को आसान बनाने पर ध्यान देगी। साथ ही ये भी सुनिश्चित करेगी कि बड़ी योजनाएं और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट ठीक से पूरे हों। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। 7 साल बाद चीनी धरती पर मोदी ने रखा कदम, भारत माता की जय के नारे से हुआ स्वागत। जहाँ दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को चीन पहुंचे और 7 साल बाद उन्होंने चीनी धरती पर कदम रखा है। प्रवासी भारतीय समुदाय ने उनका भव्य स्वागत किया। पीएम जैसे ही करीब आए, लोगों ने भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारे लगाए। दोस्तों, आपको बता दें कि यहाँ पर नरेंद्र मोदी 2 दिन की यात्रा पर चीन गए हुए हैं और यहाँ वो SCO शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। इसका आयोजन तियानजिन में हो रहा है और SCO समिट 31 अगस्त और 1 सितंबर को होगा। पीएम मोदी रविवार को चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे और वो 1 सितंबर को रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से भी बातचीत करेंगे। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। केंद्रीय मंत्री गिरिराज का तंज, सीएम नीतीश की बनाई सड़क पर मोटरसाइकिल से फर्राटा भर रहे राहुल, प्रियंका और तेजस्वी। जी दोस्तों, केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने राजनगर विधानसभा स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन में कहा कि नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार की सरकार ने प्रदेश के विकास के लिए कई महत्वपूर्ण योजनाएं लागू की हैं। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री आवास, बिजली, नल जल योजना, शौचालय, गैस कनेक्शन, मुफ्त खाद्यान्न योजना और 5 लाख तक मुफ्त इलाज की सुविधा प्रदान की गई है, जिसमें कभी भी हिंदू और मुसलमानों के बीच भेदभाव नहीं किया गया है। गिरिराज सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 2014 में जीविका का गठन कर ग्रामीण महिलाओं का सशक्तिकरण किया। उन्होंने बताया कि विवाह भवनों का निर्माण प्रत्येक पंचायत में 50-50 लाख की लागत से किया जाएगा, जहां गरीब परिवारों की बेटियों की शादियां संपन्न होंगी। इन विवाह भवनों का संचालन जीविका दीदियों द्वारा किया जाएगा।
जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि एनडीए सरकार ने छात्राओं को प्रोत्साहन देने के लिए 10,000, 20,000 और 50,000 रुपये की सहायता दी है और इसके अलावा बेटियों के जन्म पर 2,000 और गर्भवती महिलाओं के लिए 5,000 रुपये की सहायता प्रदान की जाती है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। कोई स्थायी दोस्त या दुश्मन नहीं होता, केवल हित सर्वोपरि, राजनाथ सिंह ने दुनिया को दिया बड़ा संदेश। जी हाँ दोस्तों, राष्ट्रीय सुरक्षा और रक्षा क्षेत्र को लेकर केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बयान चर्चा में है और उन्होंने साफ कहा कि वैश्विक राजनीति और व्यापार की बदलती तस्वीर में कोई स्थायी दोस्त या दुश्मन नहीं होता, केवल राष्ट्रीय हित स्थायी रहते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारतीय आयात पर 50% शुल्क लगाने का जिक्र करते हुए सिंह ने कहा कि आज दुनिया में व्यापार के लिए युद्ध जैसी स्थिति बन चुकी है। राजनाथ सिंह ने आगे कहा कि विकसित देश संरक्षणवादी की ओर तेजी से बढ़ रहे हैं, लेकिन भारत किसी भी परिस्थिति में अपने राष्ट्रीय हितों से समझौता नहीं करेगा। उन्होंने जोर दिया कि रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता केवल एक विकल्प नहीं बल्कि आवश्यकता है। सरकार का लक्ष्य है कि भारत रक्षा उत्पादन में विदेशी आपूर्ति पर निर्भर न रहे और अपनी क्षमताओं की पूरी तरह विकसित करे। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नोएडा में ड्रोन व डिफेंस इकाइयों का किया उद्घाटन। सीएम योगी बोले यूपी बनेगा डिफेंस हब। जी हाँ दोस्तों, रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शनिवार को गौतम बुद्ध नगर में रक्षा उपकरण एवं ड्रोन निर्माण इकाई, एयरक्राफ्ट इंजन और डिफेंस एरोस्पेस टेस्ट फैसिलिटी का उद्घाटन किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहे। सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपने संबोधन में कहा कि राज्य रक्षा उत्पादन में अहम भूमिका निभा रहा है। शस्त्र और शास्त्र के संतुलन से ही देश मजबूत बनता है। उन्होंने कहा कि यह परियोजना नोएडा को डिफेंस हब बनाने की दिशा में एक मील का पत्थर साबित होगी और इससे राष्ट्रीय सुरक्षा को नई ऊंचाई मिलेगी। सीएम योगी ने बताया कि बदलते समय की चुनौतियों को देखते हुए अब अत्याधुनिक ड्रोन निर्माण और एयरक्राफ्ट इंजन एंड डिफेंस एरोस्पेस टेस्ट फैसिलिटी विकसित की गई है। पहले हम दूसरे राष्ट्रों पर निर्भर थे और इससे दुश्मन हमारे डेटा का इस्तेमाल करते थे जो हमें कमज़ोर बनाता था, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। सीएम योगी ने कहा कि 1947 से भारत ने कई युद्धों का सामना किया और हर युद्ध का तरीका बदलता गया है। ऑपरेशन सिंदूर ने दुनिया को भारत की ताकत का एहसास कराया और इस ऑपरेशन ने भारत को भविष्य की चुनौतियों का सामना करने की प्रेरणा दी। उन्होंने कहा कि ताकतवर राष्ट्र को दुनिया सम्मान देती है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। मोहन भागवत की एकता की अपील का मुस्लिम विद्वानों ने किया स्वागत। गलतफहमियां दूर करने की कही बात। जहां दोस्तों आपको बता दें कि आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत की एकता की अपील का मुस्लिम विद्वानों ने स्वागत किया और कहा कि दोनों पक्षों की ओर से गलतफहमियां दूर की जानी चाहिए। आरएसएस की सौम्य और आधुनिक छवि पेश करते हुए भागवत ने गुरुवार को कहा था कि इस्लाम का भारत में हमेशा स्थान रहेगा। उन्होंने भाजपा के साथ मतभेद की अटकलों को खारिज करते हुए कहा था कि अखंड भारत एक अपरिवर्तनीय वास्तविकता है। 2.5 घंटे तक चले प्रश्नोत्तर सत्र में सरसंघचालक ने मनुस्मृति से लेकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, टैरिफ, जाति, शिक्षा, देशभक्ति, विभाजन, घुसपैठ, मुसलमानों पर हमले और राजनेताओं की सेवानिवृत्ति की उम्र जैसे सवालों के जवाब दिए। मुस्लिम विद्वानों ने इस्लाम और भारत के मुसलमानों पर संघ प्रमुखों के विचारों की सराहना की। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। असम में हैट्रिक को अमित शाह हुए सक्रिय। चुनावी तैयारियों के बीच महासम्मेलन से फूका बिगुल। जी हाँ दोस्तों, असम में अगले साल की शुरुआत में विधानसभा चुनाव होने हैं और 2021 के विधानसभा चुनाव की तरह बड़ी जीत सुनिश्चित करने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह असम के मोर्चे पर सक्रिय हो गए हैं। शाह गुरुवार को असम के दौरे पर पहुंचे और उन्होंने वहां पर बीजेपी असम राज्य कोर कमेटी की बैठक ली। इसमें उन्होंने चुनावी तैयारियों की समीक्षा की और बीजेपी ने राज्य में असम गण परिषद के साथ अपना गठबंधन जारी रखने और संयुक्त रूप से चुनाव लड़ने का फैसला किया है। असम में बीजेपी की कोशिश है कि वो 2026 के चुनावों में जीत की हैट्रिक लगाए। बीजेपी राज्य कोर कमेटी की बैठक में सीएम शर्मा के साथ केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने शाह के दौरे पर पूर्व कहा था कि असम चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है और केंद्रीय गृह मंत्री असम में गहरी रुचि रखते हैं। दौरे के दूसरे दिन अमित शाह ने नए राजभवन का उद्घाटन किया और इसके साथ ही उन्होंने एनडीए पंचायत प्रतिनिधि सभा में भाग लिया। शाह ने गुवाहाटी में इस पंचायत सम्मेलन के जरिए राज्य में चुनावी बिगुल फूंक दिया और इस मौके पर अमित शाह ने असम के विकास का उल्लेख किया। दोस्तों आपको एक लगता है कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ।
देश को घुसपैठियों से मुक्त करने का अपना वादा निभाएगी भाजपा, अमित शाह ने दिया बड़ा बयान। जी हाँ दोस्तों, असम दौरे पर गए गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि भाजपा देश को घुसपैठियों से मुक्त करने का अपना वादा निभाएगी। असम के पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री गोपाल बोरबोरा की जन्मशती पर गुवाहाटी में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा स्वतंत्रता दिवस के भाषण में घोषित केंद्र का उच्च स्तरीय जनसांख्यिकी मिशन देश के जनसांख्यिकीय स्वरूप का अध्ययन करने और घुसपैठियों की पहचान करने की दिशा में एक निर्णायक कदम है। उन्होंने कहा कि हमने असम से वादा किया था, भले ही हम 10 साल में इसे पूरा नहीं कर पाए हैं, लेकिन हम अपना वादा निभाएंगे। उन्होंने कहा कि असम और पूरे देश को अवैध विदेशियों से मुक्त करेंगे और उन्होंने आगे कहा कि मैं उन लोगों में से हूं जो मानते हैं कि हमारे देश में एक भी घुसपैठिया नहीं रहना चाहिए। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। 10 ट्रिलियन येन इन्वेस्टमेंट, चंद्रयान 5 मिशन में सहयोग, जापान में पीएम मोदी की डील, डिप्लोमेसी और डिसीजन ट्रंप को परेशान करके छोड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि भारत और जापान एक स्वतंत्र, खुले, शांतिपूर्ण, समृद्ध और नियम आधारित हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। आतंकवाद और साइबर सुरक्षा को लेकर हमारी चिंताएं समान हैं। हमारे साझा हित रक्षा और समुद्री सुरक्षा से जुड़े हैं। हमने रक्षा उद्योग और नवाचार के क्षेत्र में आपसी सहयोग को और मजबूत करने का फैसला किया है। भारत और जापान की साझेदारी आपसी विश्वास पर आधारित है, जो हमारी राष्ट्रीय प्राथमिकताओं को प्रतिबिंबित करती है और हमारे साझा मूल्यों और विश्वासों से आकार लेती है। हम साथ मिलकर अपने लोगों और विश्व के लिए शांति, प्रगति और समृद्धि का एक साझा सपना लेकर चलते हैं। मानव संसाधन आदान प्रदान की कार्य योजना के तहत अगले 5 वर्षों में विभिन्न क्षेत्रों में दोनों पक्षों के 5 लाख मानव संसाधन आदान प्रदान को प्रोत्साहित किया जाएगा।